हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे जाके व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के बारे में, यानी कि आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब तक प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है, उसके अलग अलग फीचर्स क्या हैं और वो कैसे इक्विलिब्रियम अचीव करता है। आज की वीडियो में इन सब टॉपिक को छोड़ के ये समझेंगे कि एक जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है वो आउटपुट कैसे डिटरमाइन करती है, यानी कि कैसे हम ये पता करें कि एक मोनोपोलिस्टिक फर्म को कितने आउटपुट सेल करने चाहिए, दूसरा किस प्राइस लेवल पे बेचने चाहिए, ये सब कैसे डिटरमाइन होता है, वो हमारा क्या रहेगा आज की वीडियो का कंसेप्ट रहेगा। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना आज की वीडियो के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्या देखना हमें, डिमांड कर्व फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पहले से समझते हैं कि मोनोपोलिस्टिक जो फर्म्स हैं, यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स हैं, इनकी डिमांड कर्व कैसे होती है। तो अब तक हम काफी डीप में डिस्कस कर चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन, फॉर्म ऑफ मार्केट को, फिर हमने देखा था मोनोपोली को, फिर हमने क्या देखा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये तो पता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट होती क्या है, जहां पे जो बायर्स हैं वो ही बहुत ज्यादा हैं और जो सेलर्स हैं वो ही बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो यहाँ पे प्रोडक्ट सेल होते हैं ना वो आइडेंटिकल होते हैं, सॉरी मतलब सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। मतलब देखने में जैसे नहीं मिलेंगे आपको, पर उनके जो फीचर्स हैं आपको क्या मिलेंगे, थोड़े बहुत डिफरेंशिएट मिलेंगे और थोड़े बहुत सिमिलर मिलेंगे। तो ये होता है हमारा मेन फंक्शन किसका, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। मैंने आपको ये समझाया था कि दो तरह के कंपटीशन होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या आता है, मोनोपोली आ गई या फिर हमारी पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आ गई, लेकिन ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट जो है वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करती है। हम बात किसी कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है दोनों फॉर्म ऑफ मार्केट का, परफेक्ट कंपटीशन का भी और मोनोपोली का भी। अब यहाँ पे समझते हैं इसका डिमांड कर्व कैसा होता है। तो मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व रिप्रेजेंट द ओवरऑल मार्केट डिमांड। तो ये क्या दिखाता है कि ओवरऑल इनके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी चल रही है, विच स्लोप्स डाउनवर्ड सिंस द मोनोपोलिस्ट इज द ओनली सप्लायर इन द मार्केट। और इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, क्यों डाउनवर्ड होता है, क्योंकि ये सिर्फ ओनली सप्लायर है पूरे मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको तीन फॉर्म ऑफ मार्केट दिख रहा होगा। एक तो यहाँ पे हमारा पहली फॉर्म ऑफ मार्केट कौन सी है, वो है परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी हैं, जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गुड सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, आइडेंटिकल, यानी कि बिल्कुल एक जैसे। यानी कि आप ए के पास जाओ, मतलब ए सेलर के पास जाओ, बी सेलर के पास जाओ, सी के पास जाओ, डी के पास जाओ, वो आपको सेम प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो क्या होती है, प्राइस मेकर, और जो फर्म्स है वो क्या होती है, प्राइस टेकर। ये देखो, मतलब आप इस प्राइस लेवल पे कितनी ही क्वांटिटी सेल कर सकते हो, कितनी ही क्वांटिटी, बस प्राइस लेवल आपका सेम रहेगा। क्योंकि अगर आपने प्राइस लेवल फ्लक्चुएट किया तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, कि जो आपकी डिमांड है, आपके फर्म के जो गुड्स की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उसका एक मेन रीजन क्या है, एक बात समझो, अगर चार फर्म है ABCD, ठीक है, और अगर सबके सब सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और किसी ने प्राइस बढ़ा दिए, चलो अब हम देखते हैं इससे आगे। हाँ, तो मैं बात किसी करता परफेक्ट कंपटीशन की। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि चाहे आप किसी फर्म A के पास जाओ, B के पास जाओ, C के पास जाओ, D के पास जाओ, आप एक्स्ट्रा प्राइस पे नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि सबके पास क्या है, सेम प्रोडक्ट है, कोई किसी भी तरह कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी भी फर्म के प्रोडक्ट में। तो इसलिए अगर किसी ने भी प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज किया तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर होती है और जो फर्म्स है वो प्राइस टेकर होती है। इसे देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली। भाई मोनोपोली का कर्व कैसा है, ये भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इकलौता क्या है, सेलर होता है। इसके अलावा जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पर ये थोड़ा सा हल्का सा क्या है, फ्लैटर है, ये हमारा क्या है, स्टीपर है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब जो मोनोपोली है, अगर मान लो मोनोपोली ने प्राइस यहाँ पे थोड़े से बढ़ा दिए, तो मैं जानता हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से उनकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा। अब बात में मोनोपोली प्राइस को क्यों बढ़ाएगा, ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। वो ऐसा कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो इकलौता सेलर है और बाकी सारे क्या हैं, बायर्स हैं। तो अगर किसी को भी गुड्स और सर्विसेज बाय करनी पड़ेगी तो वो उसी के पास जाएंगे जो हमारी मोनोपोली फर्म है, क्योंकि वही फर्म वहाँ पे क्या होगी, इंडस्ट्री का काम करेगी। तो इस तरीके से अगर किसी को भी गुड्स और सर्विस बाय करने तो उसके पास जाएंगे। तो अगर हायर प्राइस ही पे करना पड़ रहा है लोगों को तो लोग पे करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है, यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है लोगों के पास। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पे तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं। अगर फर्म ने प्राइस बढ़ाए अपने फीचर्स के बेस पे
तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन होता है शिफ्ट करने का। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना डिमांड जो है वो कम इफेक्ट होती है प्राइस के हिसाब से, यहाँ पे प्राइस के हिसाब से डिमांड ज़्यादा इफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं और यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। मोनोपोली में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, मोनोपोलिस्टिक में सब्स्टिट्यूट है। तो अगर कोई फर्म जो है वो हायर प्राइस पे कर रही है तो भाई लोग वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये एक दिक्कत देखने को मिलती है। अगला पॉइंट क्या आता है सॉरी, फॉर अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीटर द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो अगर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करूं तो पे डिमांड कर्व कैसा है? डाउनवर्ड है, शोइंग दैट द फर्म कैन रेज प्राइसेस। ये क्या दिखाता है कि फर्म जो है वो प्राइस को रेज करती है, यानी कि बढ़ाती है विदाउट लूजिंग ऑल इट्स कस्टमर्स और लोअर प्राइसेस टू गेन मोर कस्टमर। यानी कि प्राइस कई बार जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फीचर्स के बेस पे प्राइस को बढ़ाया जाता है बिना कस्टमर को लूज किए हुए। इस तरीके से ये लोग जो है प्राइस को कम भी करते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा कस्टमर को गेन कर सके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन्स का, ठीक है, कि भाई जो हमारी मोबाइल फोन इंडस्ट्री है वो पूरी क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जहाँ पे मल्टीपल फर्म्स हैं, ठीक है, जो अपने फीचर्स को लेके अलग अलग प्राइस लेवल को सेट करती है। वो अलग बात है, कुछ लोगों ने कुछ ज़्यादा ही ब्रांड नेम क्रिएट कर लिया है, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हाइप क्रिएट कर दिया मार्केट में अपने फोन्स की, जिनकी वजह से लोग जो है ना हायर प्राइस भी पे करते हैं। अब आगे पॉइंट क्या था हमारे पास यहाँ पे, बिकॉज देयर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है वो अवेलेबल हैं, इसी की वजह से जो है वो प्राइस में चेंज डिमांड को अफेक्ट करता है। और यही बात मैं समझा रहा था कि यहाँ पे जो है वो प्राइस की वजह से डिमांड ज़्यादा इफेक्ट होगा और यहाँ पे कम इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। इसके बाद तो डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ मोनोपोली। तो वही बात यहाँ पे आ गई ना कि जो डिमांड कर्व है वो ज़्यादा इलास्टिक आपको मिलेगा एज कंपेयर टू मोनोपोली। मोनोपोली में कम इलास्टिक होता है, यहाँ पे क्या है? ज़्यादा इलास्टिक है। आगे क्या आता है, इफ ए मोनोपोलिस्ट रेजेस इट्स प्राइस। अगर मान लो किसी मोनोपोलिस्ट फर्म ने प्राइस को रेज कर दिया तो कंज्यूमर स्विच टू एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको डिफरेंट प्रोडक्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि उनके पास ऑप्शंस तो है ही नहीं, वो बाय कर ही नहीं सकते उस चीज़ को फिर। क्योंकि अगर मान लो कि मोनोपोली ने प्राइस बढ़ा दिए अपने, और ये प्राइस क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि इसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और इसको पता है कि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, अगर वो गुड्स खरीदना चाहते हैं तो वो मेरे पास ही आएंगे। इसकी वजह से प्राइस को राइज करता है। अब राइज करता है तो कंज्यूमर के पास अब ऑप्शन नहीं है कि वो किसी नए प्रोड्यूसर के पास जाए, क्योंकि है ही नहीं कोई मार्केट में, यानी कि कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना होने की वजह से उन्हें डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे से स्विच करना पड़ता है किसी डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर। वाइल अ प्राइस इंक्रीज बाय मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर। अगर मान लो वहीं पे क्या हो कि प्राइस बढ़ाया, लेकिन अब की बार किसने बढ़ाया है? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर या फिर कह सकते हो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म ने। कॉजेस कंज्यूमर टू परचेज सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो इसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो सिमिलर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, उसके प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, यानी कि इनके पास अब ऑप्शंस अवेलेबल है कंज्यूमर के पास, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, वो उस फर्म को छोड़ के जिसने प्राइस बढ़ाए हैं किसी दूसरे फर्म के पास जाएंगे और उसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डाउनवर्ड। इसी वजह से क्या होता है, दोनों का डाउनवर्ड होता है। इसका कुछ ज़्यादा डाउनवर्ड होता है, इसका थोड़ा कम डाउनवर्ड होता है, यानी कि ये स्टीपर है और ये फ्लैटर है। अब डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक। तो ये तो हमारा सिंपल सा टॉपिक कि भाई जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है परफेक्ट कंपटीशन का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का और मोनोपोली का, और क्या डिफरेंस है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली के डिमांड कर्व में और क्यों है, वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब समझते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन बाय मोनोपोलिस्टिक शॉर्ट रन। मतलब एक जो प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन यानी कि जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, और एक जो आउटपुट का लेवल है वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा शॉर्ट रन के अंदर। और आप सब जानते हो शॉर्ट रन हमारा क्या होता है, एक छोटा टाइम पीरियड, यानी कि जहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ जो हमारे फैक्टर प्रोडक्शन है वो फिक्स रहते हैं और कुछ क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं, अगर प्रोड्यूसर के हिसाब से बात की जाए तो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑपरेट्स इन अ मार्केट विद अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो हमने यहाँ पे ये तो समझ लिया कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो ऑपरेट कहाँ पे करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में। यहाँ पे देखो डिमांड कर्व दोनों का क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था, पर हमें सिर्फ इसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है एंड फेसेस एवरेज टोटल कॉस्ट एटीसी एंड मार्जिनल कॉस्ट सिमिलर। यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी वो मिलती है कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है यानी कि एटीसी और जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या मिलते हैं, सिमिलर मिलते हैं। अब कहीं को ये नहीं पता होगा एटीसी क्या होता है, उससे पहले आपको टीसी समझना होगा। देखो अगर मैं बात करूँ टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी जो इंडस्ट्री है या फिर जो फर्म है वो जब प्रोडक्शन करेगी तो उसमें कुछ कॉस्ट अराइज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है ना वो दो कॉस्ट का सम होता है, एक होता है टीएफसी जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट, दूसरा क्या होता है टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट जो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि हमेशा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। अगर आप बात करो टीबीसी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमेशा क्या रहेगा, चेंज होता रहता है, यानी कि जैसे जैसे मैं आउटपुट के लेवल को इंक्रीज करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट और इंक्लूड करने पड़ेंगे, और जैसे जैसे मैं आउटपुट कम करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। और दोनों मिलकर हमारे क्या बनते हैं, यहाँ पे टीसी बनते हैं। अब बात है फिर एटीसी क्या है, एटीसी है पर यूनिट एवरेज पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि कितना खर्चा आ रहा है पर यूनिट पे टोटल कॉस्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट। और जो मार्जिनल कॉस्ट है दोनों को क्या मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हैं, यानी कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उस पर कितना खर्चा आ रहा है। सपोज करो मैंने अगर मान लो 20 मार्कर बनाए, ठीक है, 20 के प्राइस के हिसाब से, तो मेरा खर्चा कितना आया, 400। और जब मैं 21वां मार्कर बनाऊंगा तब भी मैं बनाऊंगा 20 के हिसाब से, तो अब कितना टोटल खर्चा हो गया, 420। तो जो एडिशनल खर्चा है ना 20 रुपए का, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ये दोनों क्या मिलेंगे आपको, सिमिलर मिलेंगे इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। फर्म, अब बात आती है कि भैया फर्म जो है वो मैक्सिमाइज किस लेवल पे करती है हमें, क्योंकि देखो हमें प्राइस और आउटपुट दोनों को इस लेवल पे सेट करना है कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। क्यों? क्योंकि हमारे फर्म का या फिर इक्विलिब्रियम का मेन मुद्दा ही क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन तक पहुंचाना। अब बात यह है कि भैया जो प्राइस है वो आउटपुट है, दोनों को हम सेट कैसे करेंगे, और सेट करने जरूरी क्यों है। देखो प्राइस को आप ना ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं ना ज़्यादा डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, अगर आपने मान लो प्राइस को हद से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, तो होगा क्या, मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर भी तो बैठे हैं, वो तो खत्म कर देंगे, धंधा आपका चौपट कर देंगे पूरी तरीके से बिजनेस को, ठीक है। और अगर आपने प्राइस को बहुत कम कर दिया तो भी दिक्कत है, क्योंकि तब आपको लॉस झेलना पड़ सकता है, हो सकता है प्रॉफिट ही कवर ना हो, प्रॉफिट ही ना आए, ठीक है। अब बात नहीं भैया आउटपुट का क्या रिलेशन है यहाँ पे। देखो आउटपुट भी है वो लिमिटेड ही जनरेट करने पड़ते हैं। अगर किसी भी बिजनेस के अंदर आपने अगर ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि जो है आउटपुट आपने फालतू जनरेट किया है और उसकी डिमांड हो नहीं रही है आपके प्रोडक्ट की, और जब डिमांड नहीं हो रही है तो होगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा अनसोल्ड स्टॉक, और वो हमेशा किसके बराबर होता है, लॉस के। और अगर आपने कम आउटपुट जनरेट किया तो आपका मार्केट शेयर कोई और ले जाएगा आपसे। तो इसलिए आउटपुट जनरेशन जो है वो ज़्यादा भी खतरनाक है और कम भी खतरनाक है, तो इसलिए इसको भी हमें इक्विलिब्रियम लेवल पे सेट करना पड़ता है। हाँ थोड़ा बहुत लॉस तो होगा ही, कि थोड़ा बहुत कई बार कम रह जाता है, थोड़ा बहुत कई बार ज़्यादा, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, बट हम कोशिश पूरी करते हैं कि आउटपुट लेवल और प्राइस लेवल दोनों ऐसे रखे जाएं कि हमारा जो कस्टमर शेयर है वो हमसे ना जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी चूक करी कहीं पे भी प्राइस के डिटर्मिनेशन में या फिर आउटपुट के डिटर्मिनेशन में, वहीं पे कोई दूसरी फर्म आएगी वो आपकी जगह ले लेगी। अब यहां समझते हैं, तो फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट्स वेयर मार्जिनल रेवेन्यू, तो फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है कहां पे, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि एमआर इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, एंश्योरिंग द प्राइस इज ग्रेटर देन एमआर। पर यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, मतलब ये हमारा क्या है, वो कंडीशन जिसके बेस पे मैं कह सकता हूं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा, जब कब होगा, जब एमआर इक्वल्स टू हो किसके, एमसी के। मैं काफी बार बात कर चुका हूं इक्विलिब्रियम के अंदर ये, और जो प्राइस है वो आपको किससे ज्यादा होगा, एमआर से ज्यादा होगा, यानी कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू। अब बात है रेवेन्यू क्या होता है वो भी समझ लो। रेवेन्यू का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर कितना पैसा आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है कि एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, और जब तक आपका प्राइस एमआर से फालतू रहेगा और एमआर बराबर होगा एमसी के, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं। तो ये कंडीशन फुलफिल होना काफी जरूरी है। अब यहाँ पे समझते हैं, डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। अभी हम सिर्फ आउटपुट की बात करेंगे इस टॉपिक में, प्राइस की बात मैं अगली वीडियो में करूंगा कि प्राइस कैसे सेट किया जाता है। अब समझते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कैसे हम लगाएंगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट वेयर एमआर इक्वल्स टू एमसी, तो हम जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए उतना आउटपुट में जनरेट करना चाहिए जहां पे जो एमआर है वो एमसी के बराबर हो, जैसे ऊपर वाले समझा चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो आते हैं, वो कौन कौन से वो डिस्कस करते हैं। पहला क्या, इफ एमआर एक्सीड्स एमसी, अगर सपोज करो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है एट अ गिवन क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी है उस पर, फर्म शुड एक्सपेंड प्रोडक्शन, तो फर्म को जो है प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्म के पास अभी ऑप्शंस हैं। एक सिंपल सी बात, अगर मान लो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से फालतू आ रहा है, इसका मतलब रेवेन्यू फालतू आ रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है और खर्चा कम हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा बच रहा है। तो इस टाइम पे किसी का टाइम है कि प्रॉफिट फालतू है, तो बिजनेस को एक्सपेंड किया जाना चाहिए। और वो कब होगा, जब मैं फालतू से फालतू मार्केट शेयर अपने अंदर लेके आऊंगा, यानी कि लोग जो है मेरे प्रोडक्ट को या फिर मेरी सर्विसेज को सबसे ज्यादा यूज करेंगे।
तो वही चीज यहाँ पे है। तो इफ MR exceeds MC at a given quantity, firm should expand production because each additional unit adds to profit। इसके बाद क्या होगा कि जितनी भी एडिशनल यूनिट हम बनाएंगे वो प्रॉफिट में ऐड होती चली जाएगी, जिस तरीके से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। और जब रिवेन्यू कॉस्ट से फालतू होगी तो इस तरीके से प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ती रहेगी और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता रहेगा। और जब तक करना चाहिए जब तक जो हमारा MR है वो MC के बराबर ना आ जाए, यानी कि जो हमारा MR और MC दोनों बराबर है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था MR ज़्यादा था MC के। तो प्रोडक्शन हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल नहीं हो जाते। इस तरीके से हम जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे ही करेंगे। दूसरा जो हमारा मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अपने गुड्स को और अपनी सर्विसेज को पहुंचा पाएंगे अच्छे तरीके से। अब आगे समझते हैं। अभी भी ये कर्व दे रखा है, जैसे ये देखो, ये हमारा ATC, ये क्या हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट, ये हमारा क्या है मार्जिनल कॉस्ट। देखो दोनों इक्वल कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है हमारा। तो हमें यहाँ तक प्रोडक्शन करते रहना है। अब यहाँ पे देखो वाला पॉइंट क्या लिखा है, इफ MC एक्सीड्स MR। लेकिन सपोज करो अगर मान लो मार्जिनल कॉस्ट अगर MR से ज़्यादा हो गई एट गिवन क्वांटिटी, यानी कि खर्चा फालतू हो रहा है पर रिवेन्यू कम आ रहा है, ईच एडिशनल यूनिट कॉस्ट मोर देन रिवेन्यू। इसका मतलब क्या है कि एडिशनल यूनिट कॉस्ट जो ज़्यादा है किससे, रिवेन्यू से, इट जनरेट्स द फर्म विल इंक्रीज प्रॉफिट। अब फर्म को जरूरत किस चीज़ की है कि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने पर ध्यान दे बाय रिड्यूसिंग आउटपुट। कि अब उसको क्या जरूरत है, अब उल्टा होगा। दो सिनेरियो थे, यहाँ पर रिवेन्यू फालतू था, कॉस्ट कम था तो प्रॉफिट फालतू बच रहा था, तो करो भाई बिजनेस को एक्सपेंड। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है कॉस्ट ज़्यादा आ रही है पर रिवेन्यू कम आ रहा है, यानी कि हमने प्रोडक्ट फालतू बना रखे हैं इसलिए खर्चा बढ़ गया है हमारा, पर उतना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे हम। अब जब सेल नहीं कर पाएंगे तो रिवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और जब रिवेन्यू डिक्रीज करेगा तो बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा। तो इस टाइम पे हमें जो है वो प्रोडक्शन को कम से कम करना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन को रिड्यूस करके, ठीक है, किस पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीमेंट पे लेके आएंगे। और कब तक करेंगे काम, फिर से जब तक MR बराबर नहीं आता MC के, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का इक्वल नहीं आता। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो ये वाली कंडीशन है, जो हमारा MR जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है MC से, तो ये टाइम होता है बिजनेस के एक्सपेंशन का, ये एक फेवर में होता है बिजनेस के लिए अच्छी बात होती है ये बिजनेस जो है मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन ये नुकसान वाली बात होती है कि कॉस्ट ज़्यादा है और रिवेन्यू कम है, तो इस तरीके से बिजनेस में लॉस होते हैं। और ऐसे केसेस में हमें जो है वो बिजनेस में आउटपुट का जनरेशन थोड़ा कम करना चाहिए ताकि प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उम्मीद है आपको यहाँ तक के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी तरह का डाउट रह जाए, क्वेरी रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है मोनोपोलिस्टिक फॉर्म के अंदर। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।